Good afternoon. I'm Akbar Ali Ansari and you are watching Akbar Ali Ansari vlogs on my YouTube channel. आज मेरे साथ मौजूद है चौधरी शबीर हुसैन, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। पाकिस्तान में औरतों पर घरेलू तशद्दुद के बारे में क्या कानून है और जिस औरत पर घरेलू तशद्दुद हुआ उसको क्या रेमेडी हासिल है, तो उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं चौधरी शबीर हुसैन से। वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के बारे में क्या कानून मौजूद है और जिस औरत पर घरेलू तशद्दुद हुआ हो उसको क्या कानूनी चाराजोई हासिल है। तो लेट्स मेक ए स्टार्ट, स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान में ख़वातीन के पर तो बहुत सारा तशद्दुद कई किस्म का होता रहा है। उसके अलावा अब इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस पे, घरेलू तशद्दुद पे कवानीन बनाए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 है, जिसमें अग्रीव्ड पर्सन जो भी है वो किसी भी किस्म के घरेलू तशद्दुद में, चाहे उसका कामत कर रहा है, भाई बहन को कर रहा है, वालिदैन कर रहे हैं, कोई भी, या अडॉप्टेड कोई बच्चा कर रहा है, तो उसको ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो 15 पे कॉल कर सकती है। SW का एक टोल फ्री नंबर है 1043, उस पर कॉल कर सकती है, या डायरेक्ट अपनी कोर्ट में जाके वो दावा दायर कर सकती है, जिसमें उसको काफ़ी सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं और उसको प्रोटेक्शन भी हासिल है। हर तरह की प्रोटेक्शन, माली तहफ़्फ़ुज़, जानी तहफ़्फ़ुज़, रहायश का तहफ़्फ़ुज़ और उसके अलावा तशद्दुद का भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसमें काफ़ी सारे उन्होंने इस कानून में इसको रेमेडीज़ दी हैं। कोर्ट जो है वो खामद को पाबंद कर सकती है कि वो उसको खर्चा दे, उसका नानो नफ़का दे, उसको पाबंद कर सकती है कि वो उसकी एम्प्लॉयमेंट पे जगह पे नहीं जा सकता, या दीगर उसको घर में कहीं भी किसी भी तरीके से जहाँ से वो उसको पाबंद करेगी, रेफरेन करेगी कोर्ट, वो उसको रोक सकती है। ये बताएं कि जिस औरत पर घरेलू तशद्दुद हुआ हो वो सबसे पहले 15 पे कॉल करती है, या 1043 पंजाब वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, तो क्या इसमें ये जो 15 है और 1043 है, क्या वो औरत को फौरी तौर पर क्या रेमेडी उसको दे सकती है जिससे उसको फायदा हो, ताकि जो हामद या नंद या देवर या भाई उस पर घरेलू तशद्दुद कर रहा हो उससे वो कैसे बच सके। तो उसको फिजिकली तशद्दुद इस तरह का किया गया कि जिससे कोई जख्म वगैरह आ गया हुआ है, तो उसको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसको रेमेडी अवेलेबल है, उस पर तो वो उसी तरह होगा और वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अगर उसको नफसियाती तौर पे, माली तौर पे अब्यूज़ किया जा रहा है या किसी और तरीके से अब्यूज़ किया जा रहा है, स्टॉकिंग की जा रही है, साइबर क्राइम है इसमें शामिल है, उसमें किया जा रहा है, तो वो अपना कोर्ट में जा सकती है, डायरेक्ट कोर्ट में जाके फाइल कर सकती है और अपने ये तमाम हकूक रेजिडेंस के, रहायश के, माली और दीगर जो कानून उसको इजाज़त देता है या जो शरिया तौर पे उसको हासिल हैं, वो सारे अवेलेबल रेमेडीज़ हैं उसके पास। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि अगर 15 पर औरत कॉल करती है या 1043 पर कॉल करती है, अगर वो दोनों 15 और 1043 उसको फौरी तौर पे कोई लीगल एड प्रोवाइड नहीं करती, तो उस औरत में औरत कौन सा दूसरा कदम उठा सकती है जिससे उसको रेमेडी मिल सके, जिससे उसकी एड हो सके। देखिए जी, बात यह है कि इसमें पंजाब पुलिस ने एक डेस्क बना रखा है, वुमेन डेस्क बना रखा है, जिसपे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है एक लेडी कांस्टेबल को। वो फौरी तौर पे उसको, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में एक, और हर थाने में, ये नहीं कि किसी एक जगह पे, हर थाने में अवेलेबल है। ये फौरी रेमेडी उसको प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑफेंस, जो उसने जुर्म कमिट किया हो, जिस तरह की सज़ा हो। अगर ऐसी सज़ा नहीं है जो कि कॉग्निजेबल है पुलिस के, तो देन वो उसके पास रेमेडी यही है कि वो कोर्ट में जाए और अपनी पिटीशन फाइल करे, दावा दायर करे। उसको कोर्ट जो है ना, विद इन 7 डेज उसको शुकाज के लिए डिफेंडेंट को जो मुद्दा लाया है उसको तलब कर लेगी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि अगर उसको 15 या 1043 पे कोई कानूनी मदद नहीं मिलती, तो पाकिस्तान में जो शेल्टर होम्स हैं या प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, उनका क्या रोल है, वो एक तशद्दुद औरत को किस तरह जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए जी, जब वो जाएगी ना कोर्ट में जाएगी, अगर तो इस तरह का उस पर तशद्दुद है जो कि साइकोलॉजिकल है या इमोशनल है, मॉनिटरी है, तो देन उस शेल्टर हाउस और प्रोटेक्शन हाउस बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट उनको रन कर रही है। वो वहाँ जाएगी, उसको नानो नफका वगैरह सारा कुछ है। अगर उसने साथ उसके पिटीशन फाइल कर दी है अगर अदालत में, तो देन उसके पास ये भी रेमेडी है कि कोर्ट जो है ना वो उसके सोर्सेज को देखते हुए, उसके खामद के, भाई के, या जो डिटेक्ट कर सकती है, औरत को ये हक दे सकती है, आर्डर कर सकती है कि वो उसी घर में रहे जिस घर में वो रह रही है।
उसको ऑर्डर कर सकती है कि ये खामद जो है ना इसको रेंट पे घर लेकर दे, वो रेंट वो पे करेगा। इसमें बहुत सारी रेमेडीज हासिल है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि औरत बाहर निकले, औरत बाहर नहीं निकलती। ये डोमिनेटेड बाय मैन है, वो अपने वो किसी भी रंग में है, चाहे वो खामद है, चाहे वो भाई है, बाप है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है ना वो ये आ रही है कि वो कोर्ट में आए किस तरह। वो कोर्ट में आते हुए हिचकिचा रही है, अपने वालिदैन के डर से हिचकिचा रही है या डर रही है कि क्या कहेंगे लोग। वो शर्म से भी, माशरे समाज से भी डरी हुई है। मेन वजह जो है ना वो ये है। अदरवाइज कानून तो बहुत अच्छा है, इसमें रेमडीज बहुत अच्छी हैं उसको मिली हुई, उसे हर तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है। शबीर साहब ये बताएं कि अगर हामद औरत को अपने घर में रहाइश नहीं देता या उसको किराए पर घर लेके नहीं देता, तो उस सूरत में औरत क्या कर सकती है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसकी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो वो क्या करेगी, किधर जाएगी? फिर अपना शेल्टर हाउस में जाएगी, और शेल्टर हाउस में भी जितने रिसोर्सेज हैं कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। उसमें कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है कि वो ऑर्डर करे कि इसके एक्सपेंसेस, वो जब ऑर्डर रेंट का कर देती है या घर में रहने का कर देती है और उसको प्रोटेक्शन देती है, मुकम्मल प्रोटेक्शन उसमें हासिल है कि वो उसको हार्म नहीं करेगा। बल्कि इसमें ये भी है कि वो उसको जीपीएस लगा दिया जाएगा। अगर वो हैबिचुअल है और वो बार बार ये एक्ट कर रहा है तो जीपीएस ट्रैकर लगा दिया जाएगा, जो उसकी या तो कलाई पे लगेगा या उसके घुटनों में लगा दिया जाएगा, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके। इससे बड़ी और रेमेडी क्या हो सकती है कि उसकी ट्रैकिंग भी बड़ी हुई। जज साहब ये बताएं कि अगर औरत पर हामद के अलावा कोई दीगर फैमिली मेंबर तशद्दुद करता है, जैसे नंदे हैं, देवर है, भाई है या अदर रिलेटिव्स है, वो अगर औरत पर घरेलू तशद्दुद करते हैं तो उस सूरत में भी क्या उसको कानूनी चारा जो हासिल है? क्योंकि वो तो हस्बैंड के साथ बेसिकली रह रही है, उसका फादर इन लॉ है, उसकी मदर इन लॉ है। अगर हामद के अलावा कोई दीगर फैमिली के अफराद तशद्दुद करते हैं तो उस सूरत में औरत क्या करे? एक्ट तो कहता है कि हर एक के खिलाफ जो भी उसको उस घर में, उस प्रीमिसेस में, उन्होंने कहा हुआ है कि उस हाउस में जो भी रह रहे हैं लोग रह रहे हैं उनमें से कोई भी तशद्दुद कर रहा है। लेकिन ये है कि तशद्दुद प्रूव करना है उसने, जिसके जो अग्रीव्ड पर्सन है ना, उसने बताना है कि मुझ पे ये तशद्दुद हो रहा है, नफ्सियाती तौर पे हो रहा है या माली तौर पे हो रहा है या कोई इमोशनली हो रहा है। जैसे कि नंदे जो है या देवर जो है ये इमोशनली कर सकते हैं, या सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वो भी अगर फैमिली में कोई किसी किस्म की भी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कर रहा है तो उस पर भी वही कानून, ये कानून कंप्लीटली अवेलेबल है और उसको अदालत में रेमडीज भी अवेलेबल हैं। अब ये बताएं कि क्या इस कानून में सेक्सुअल हरासमेंट भी शामिल है, या जो हामद है वो औरत को, अपनी बीवी को नफ्सियाती तौर पर वो उसको टॉर्चर करता है फिजिकल अब्यूज के अलावा, तो क्या ये सारी चीजें इसमें शामिल है कि सेक्सुअली हरास कर रहा है बीवी को, उसको ताने दे रहा है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम अपने फराइज पूरे नहीं करती, तुम्हें अपने हामद के जो हकूक हैं उसको पूरे करने नहीं आते, तो क्या ये सेक्सुअली हरासमेंट में भी ये चीज आती है? लेकिन जी इस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट पे ना खामद की पे पहले भी पीनल कोड में भी लाज हैं, ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने और इसको वाइडर सेंस में दे दिया हुआ है। इस कानून में पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना वो इसको वाइडर सेंस में दे दिया हुआ है, और जिसके तहत किसी भी किस्म की हैरेसमेंट जो है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, एनी बॉडी बशमूल खामद कोई भी कर रहा है तो उसको वही सेम रेमेडीज हासिल है जो कि उसको अपने खामद के अगेंस्ट हासिल है, या खामद के अलावा दूसरों के अगेंस्ट हासिल है, उसी तरह की रेमेडी उसको अपने खामद के खिलाफ भी हासिल है। ये बताएं कि वो जो औरत है जिस पर घरेलू तशद्दुद होता है या घरेलू तशद्दुद की वो जिद में आती है, क्या उसमें कि अगर नेक्स्ट डोर नेबर या हमसाए है या मोहल्लेदार है या अहले इलाके हैं, अगर वो उस पर तशद्दुद करते हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली या फिजिकली, तो उसके बारे में औरत को क्या हकूक हासिल है? इसके बारे में तो जो प्रिवेलिंग लॉ है ना, जो फैमिली के अलावा आदमी है उनके अगर कोई उसको है, या जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है उसका लॉ मौजूद है, 2010 का लॉ मौजूद है कि वो जा सकती है, वो उसमें रेमेडी ले सकती है। अगर उसको एम्प्लॉयमेंट की जगह पे अगर उसको हरास किया जा रहा है या रास्ते में हरास किया जा रहा है, स्टॉकिंग बेसिकली इसमें जो स्टॉकिंग का लफ्ज रखा है ना उन्होंने कानून में, वो बेसिकली यही है कि किसी को चेज करना, किसी खातून के पीछे जाना या उसको किसी भी लिहाज से सेक्सुअली हैरस करना, ये स्टॉकिंग में आता है। साइबर क्राइम में ये आता है कि उसको सोशल मीडिया पे किसी ना किसी तरीके से उसके बारे में कोई भी बात जो उसकी रेपुटेशन, डिग्निटी और उसका करेक्टर को
स्पॉइल करती है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये बताएं कि वो औरत जिस पर घरेलू तशद्दुद होता है वो कंप्लेन टू कोर्ट या अदालत में किस तरह कंप्लेन फाइल करेगी? डेफिनेटली उसको लायर हायर करना पड़ेगा। फर्ज करें उसके पास अगर लायर की फीस अदा करने के पैसे नहीं है तो उस सूरत में वो क्या करे? शेल्टर हाउस जो इन्होंने बनाया ना गवर्नमेंट ने, या प्रोटेक्शन हाउस जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने लीगल, मेडिकल और उसके एक्सपेंसेस की, रेजिडेंस के, ये सारे अखराजात गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, उसको लीगल एड दे रही है और वो प्रॉपरली बड़े अच्छे तरीके से लीगल एड दे रहे हैं। उन्होंने वकला अपने रखे हुए हैं, अपने पैनल पे रखे हुए हैं जो उनको फ्री ऑफ कास्ट लीगल रेमेडी के लिए अवेलेबल होते हैं। अच्छा वकील साहब ये बताएं कि वो औरत जिसका घरेलू तशद्दुद हुआ हो वो फैमिली कोर्ट में कंप्लेन करेगी तो उस सूरत में क्या उसको कौन सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस भी क्या साथ में शामिल करना पड़ेगी? वो किस तरह प्रूव करेगी कि मेरे पे हामद ने या दीगर फैमिली के जो अफराद हैं उन्होंने तशद्दुद किया है? ये साबित करना उसका काम है, और ये सिंपल एक एफिडेविट पे भी कर सकती है। जो कानून दे रहा है अपने प्रोसीजर में, वो कह रहा है कि वो एक एफिडेविट देगी। अगर पिकुलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस उसकी फेवर में जाते हैं तो कोर्ट उसी वक्त ऑर्डर पास करेगी, उसके सारे रिहाइश का ऑर्डर पास करेगी, उसके खर्चे का ऑर्डर पास करेगी, ताकि उसको किसी भी किस्म की माली, जानी या रिहाइश की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि जो फैमिली को रेजिडेंस या माली ऑर्डर का हुक्म जारी करती है उसमें औरत को कितने का माहाना खर्चात जो हैं वो अदालत अदा कर सकती है या उसको मतलब दे सकती है? देखिए जी, वो जो है ना वो खामद की माली हैसियत को देखते हुए ये सारे इंटरम ऑर्डर जो है ना वो सारे अदालत जो है ना वो उसकी माली हैसियत को देखते हुए करेगी। ज़ाहिर है वो रह रहे होंगे, ये भी साबित करना पड़ेगा, और वो जो एम्प्लॉयर है उसको भी ऑर्डर कर सकती है अदालत कि तू डायरेक्ट यहाँ इसकी तनख्वाह में से या जो भी इसकी सैलरी है उसमें से इतने पैसे यहाँ पे जमा करवाया करोगे, और वो डायरेक्ट भी ले सकती है। एग्रीव्ड पर्सन जो है ना वो डायरेक्ट भी ले सकती है। ये बताएं कि क्या वो औरत जिस पर घरेलू तशद्दुद हुआ हो क्या वो बदरिया नुमाइंदा भी अदालत में कंप्लेन जो है फाइल कर सकती है? कहती है कि मैंने कोर्ट नहीं जाना, मेरे बिहाफ पे मेरा भाई, मेरी वालदा, मेरी बहन या मेरा जो वालिद है वो अदालत में मेरे बिहाफ पे कंप्लेन फाइल करे, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। इसमें उन्होंने एक्ट में, इसी एक्ट में दिया हुआ है कि उसका कोई भी अथोराइज्ड पर्सन जो है ना वो कंप्लेन कर सकता है। अगर अथोराइज्ड पर्सन भी नहीं करती तो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होगा ना वो उसके बिहाफ पे जाके डायरेक्ट जो है ना वो कंप्लेन कर देगा, दावा कर सकता है, कोर्ट में रजू कर सकता है और कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकता है। तो ये बताएं कि क्या तशद्दुद ज़दा जो औरत है वो बदरिया वीडियो लिंक भी अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकती है? ऐसा तो इस एक्ट में कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको एक एविडेंस के तौर पे जो है ना वो लिया जा सकता है कि अगर वो वीडियो लिंक के जरिए अपना कोई तशद्दुद कोई उसने कोई फिल्म बनाई हुई है तो वो एज ए एविडेंस आ सकती है, सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि वो वीडियो लिंक पे कोर्ट में, क्योंकि ना तो हमारा कोर्ट का सिस्टम अभी इतना मॉडर्नाइज हुआ है या डिजिटलाइज हुआ है, इसलिए उसको पर्सनली ये सारा कुछ करना पड़ेगा या उसका नुमाइंदा जो अथोराइज्ड पर्सन है वो कर सकता है। तो ये बताएं कि वो तशद्दुद जो औरत है जिसने अदालत में कंप्लेन फाइल की है उसको कितने गवाह अदालत में पेश करने होंगे? गवाह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तशद्दुद इस तरह का है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, तो ये उसने खुद ही साबित करना है, और उसका सिंपल, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि वो एक एफिडेविट देगी जिससे अदालत जो है ना वो अपना इन्फ्रेंस निकालेगी कि क्या इसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और उसके मुताबिक ही वो इंटरम ऑर्डर करेगी, और इसका 90 डेज में फैसला भी है। इंसारी साहब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसने 90 दिन में समरी ट्रायल करके फैसला करना है। ये बताएं कि अगर हामद ने या दीगर फैमिली के अफराद ने औरत पर ज़हनी व जिस्मानी तशद्दुद किया हो तो क्या उस सूरत में उसको मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी हासिल करना होगी? इंसारी साहब ये तशद्दुद की नौयत के मुताबिक है। अगर तो उसको फिजिकल तशद्दुद इस तरह का किया गया हुआ है कि जिसपे तज़ीरात पाकिस्तान का दफात जो है ना वो लगती हैं, तो इसके लिए मेडिकल ज़रूरी है। लेकिन अगर तशद्दुद कोई नफ्सियाती तशद्दुद है, जज्बाती तशद्दुद है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, स्टॉकिंग है, तो इस तरह के में उसने अपने ही एफिडेविट देना है और उसमें उसने बताना है और साबित करना है। अगर पिकुलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अगर कोर्ट को नज़र आते हैं तो उसमें वो जो भी प्रॉपर और एक अच्छा
रेमडी समझती होगी वो अदालत उसको जरूर देगी। ये बताएं कि अगर औरत अदालत में घरेलू तशद्दुद साबित कर दे तो क्या वो शख्स जिसने औरत पर घरेलू तशद्दुद किया हो उसको कितनी सजा हो सकती है? सजा तो ये जो इंजरीज की नेचर है, अगर फिजिकल है तो इंजरी की नेचर के मुताबिक उसको सजा मिलेगी और वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है ना वो ट्रीट किया जाएगा। अगर उसका तशद्दुद है जो कि साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है या दूसरी तरह का है, जिस तरह के ज़हनी अजियत पहुँचाई गई हुई है, तो देन उस सिविल कोर्ट में ही उसको रेमडी हासिल है, उसी के मुताबिक ही कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर करेगी। अगर फ़र्ज़ कर ले कि अगर मॉनिटरी है, उसको फाइनेंशियल अब्यूज़ किया जा रहा है, उसकी फूड नहीं दी जा रही, उसको मेडिकल के नहीं पैसे दिए जा रहे, तो दैन वो कोर्ट जो है ना वो ही ऑर्डर करेगी और उसको उसमें उसकी रेमेडी जो है ना वो देगी। अच्छा ये बताएं कि अगर औरत 15 पे या पंजाब वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे गलत रिपोर्ट करे या अदालत में झूठी कंप्लेंट फाइल करे तो उस सूरत में उसको कितनी सजा हो सकती है? औरत के लिए जी जो झूठी कंप्लेंट होगी, अगर उसने इंटेंशनली और ये जानते बूझते हुए कि ये मैं गलत इतला दे रही हूँ, इस पर उसको 3 माह की कैद है और 50,000 रुपया जुर्माना है। अगर कोई शख्स अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर कितना जुर्माना आयद हो सकता है? देखिए जी, अगर तो डिफेंडेंट जो है, मुद्दा जो है, जो कोई भी है, अगर वो एक दफ़ा उसकी वायलेशन करता है अदालती हुक्म की, तो दैन उसके लिए जो है ना 1 साल की सज़ा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अगर वही रिपीट करता है, अगर उसी ऑफेंस को वो नहीं ओबे करता सेकंड टाइम, तो अदालत ने उसमें 5 लाख जुर्माना रखा हुआ है और 2 साल उसकी सज़ा रखी हुई है और वही अदालत देगी जिस अदालत में ये पटिशन या दावा जो है ना वो ज़ेर समाअत। ये ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान में औरतों को किस तरह कन्विंस किया जाए कि अगर उन पे कोई हामद या फैमिली के दीगर अफराद घरेलू तशद्दुद करते हैं तो उसको कानूनी चाराजोई के लिए किस तरह मोटिवेट किया जाए? इंसारी साहब, इसमें औरत ने खुद ही ये इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ औरत जो है ना वो एक पिसा हुआ तबका है और मेल डोमिनेट माशरे में वो रह रही है। इसलिए बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो इसलिए नहीं बाहर आती, वो शिकायत नहीं करती कि उन पे जो है ना वो प्रेशर होता है, उनके वालिदैन का प्रेशर होता है, समाज, फिर हमारा समाज जो है ना वो इन ख़वातीन के बारे में बड़ा सेंसिटिव सा है, उसके बारे में बहुत सारी गलत बातें करता है। इन वजूहात की वजह से ना औरत जो है ना वो डरी हुई है, सहमी हुई है, वो अपनी हक को लेने के लिए या अपनी आवाज़ को उठाने के लिए बाहर नहीं निकलती। हमें उसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार है कि गवर्नमेंट ऐसे कोई कवानीन बनाए, या जिस तरह के निकाह नामा है, निकाह नामे में उसका हैंडसम कोई अच्छा उसके मुताबिक माली हैसियत के मुताबिक शोहर की उसमें हक महर रखा जाए। या दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी राइट है इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस में हम ख़वातीन को कुछ नहीं देते, वालिदैन जो है ना अक्सर वो, और उसका अगर इनहेरिटेंस राइट जो है ना वो उसको सही तरीके से कानूनी तौर पे, शरई तौर पे जो शरीयत ने मुकर्रर किया वो अगर मिल जाता है तो दैन उसको शायद कोई हौसला मिल जाए और वो अपने इस तरह के हकूक़ जो घरेलू घर में होते हैं उस पर घरेलू तशद्दुद में आते हैं, उसका शायद वो फिर स्टैंड ले जाए और वो ले ले। अगर वो निकलती है और अगर आती है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है, तो ये रेमडी सारी उसको अवेलेबल हैं और मौजूद हैं कानून में। तो ये सब ऐड दी हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद के बारे में क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? ये तो इंसारी साहब, घरेलू तशद्दुद पे तो ख़वातीन को एक तो अपने खुद राइट लेने पड़ेंगे, उनको खुद उठना पड़ेगा। दूसरी ये बात है कि मर्द जो है ना ये चूँकि डोमिनेटेड है, हमारे बहुत सारे, ये एक इकॉनमी का भी लॉस है इसमें कि हम औरत को जो बाहर नहीं लेके आ रहे, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, बेरोज़गार में है। वैसे भी बेरोज़गारी है यहाँ तो, लेकिन फिर भी उसको हम जितनी देर तक एम्पावरमेंट नहीं करते, एम्पावरमेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे कवानीन बनाए हुए हैं, वोमेन एम्पावरमेंट लॉ बनाए हुए हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही, ये बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन आज भी उसको एम्पावरमेंट उस तरह की हासिल नहीं है। जब तक उसको एम्पावरमेंट ये खुद हासिल नहीं करती, उस वक्त तक कोई भी मेल डोमिनेटेड माशरा तो उसे कभी भी नहीं देगा, ये खुद ही उसको हासिल करनी होगी। Thank you. Thanks for watching Akbari Ansari vlog. If you have any question, please do comment. Allah Akbar.